मैं एक बड़ी घोषणा कर रहा हूं। हो सकता है आप कुछ लोगों को हजम ना हो, सरकार भी इस बात से उसको जो है ना नेग्लेक्ट करे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के निचले अधिकारी, एक दो नहीं, आधा दर्जन अधिकारी इस रिजल्ट के एक्सपोज होने के बाद वीआरएस के लिए अप्लाई कर चुके हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। यानी उन पर इतना दबाव है। एक तो हमारे जिला सिरसा का अधिकारी है, मैं नाम नहीं लूंगा, हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा कराए जाते जो हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो मसला है, उसको लेकर के हम सब आपके बीच में आए हैं। 30-31 जुलाई को प्रदेश के अंदर HTET का पेपर हुआ था। 30 को पीजीटी के लिए, 31 को टीजीटी के लिए। सरकार को 1 महीने के अंदर रिजल्ट को जो है आउट करना था। रिजल्ट कई एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया। चार एजेंसीज जो हरियाणा की नॉमिनेटेड एजेंसीज थी, उन द्वारा रिजल्ट जब तैयार किया गया, ये तकरीबन 3 लाख एप्लीकेंट्स थे। उसके रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। इस रिजल्ट के अंदर 135 से ज्यादा लोगों ने, जो 10% मैनुअल जांच होती है, वो भिवानी में की। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैनुअल जांच भी 100% हुई। बोर्ड के सचिव ने रिजल्ट को जो है चेयरमैन को भेज दिया। चेयरमैन को सरकार से रिजल्ट को आउट करने की इजाजत लेनी होती है। उसमें कुछ देरी की गई। इसी दौरान सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड ने एसपी भिवानी को इस बात के लिए सूचित किया कि देरी का कारण कहीं कोई संशय पैदा कर सकता है, क्वेश्चन मार्क पैदा कर सकता है। सिर्फ एक रिपोर्ट दी गई एसपी भिवानी को। अचंबा इस बात का है, सेक्रेटरी अपने स्कूल एजुकेशन बोर्ड को रिजल्ट आउट होने से पहले ट्रांसफर कर दिया गया। ये मैं बात तब की कर, आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ, आ जाओ अपने तरफ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, बहुत जगह। सेक्रेटरी साहब ने जो रिजल्ट तैयार किया था, उन सब की बायोमेट्रिक्स भी हो चुकी थी। बायोमेट्रिक्स का तो आप समझते ही हैं, बायोमेट्रिक्स जब रिजल्ट तैयार हो जाता है तो बायोमेट्रिक्स, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि बायोमेट्रिक्स जरूर होनी चाहिए। जब एजुकेशन बोर्ड ने रिजल्ट तैयार होने के बाद बायोमेट्रिक्स कर लिया, इसी दौरान रिजल्ट आउट होने से पहले सेक्रेटरी की ट्रांसफर हो जाती है। ये हो सकता है नॉर्मल प्रक्रिया हो, इस पर सवाल नहीं उठा सकते। नए सेक्रेटरी साहब जब आए तो उन्होंने चेयरमैन ऑफिस से रिजल्ट को रिकॉल कर लिया। यहां पर क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाते हैं। जब पूरी प्रक्रिया और सही पेपर, पूरा रिजल्ट तैयार हो गया, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस भी पूरी हो गई, सिक्योरिटी ऑडिट भी पूरा हो गया, सीक्रेसी ब्रांच ने और सर्टिफाइड एजेंसीज ने प्रक्रिया के तहत रिजल्ट 3 एजेंसीज ने पूरा कर लिया, तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि वापस रिजल्ट को क्यों बुलाया गया?
रिजल्ट रिकॉल क्यों किया गया। इसमें कॉन्फिडेंशियल ब्रांच और सीक्रेसी दोनों को दरकिनार कर दिया। अब ये नई प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, उनकी ट्रांसफर के बाद नए सेक्रेटरी द्वारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज जो होते हैं इसको जिम्मा दिया गया, जबकि आज तक हरियाणा के इतिहास में ऐसी संस्था को नहीं दिया गया था जिसका कोई एक्सपीरियंस ना हो। इस संस्था का, पीएसयू का रिजल्ट और हरियाणा से संबंधित कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इनको किस तौर पर इनवाइट किया गया, क्या टेंडर प्रक्रिया के तहत हुआ? हो सकता है पीएसयूज के लिए टेंडर प्रक्रिया की जरूरत भी ना पड़े, तो किस आधार पर इन पीएसयूज को दिया गया, यह मेरा दूसरा सवाल है। जब पहला रिजल्ट 30 दिन के अंदर तैयार हो गया था, 25 दिन में होना चाहिए था, 5 दिन डिले हो सकता है, हम समझते हैं मार्जिन ऑफ एरर दे दें। अगला रिजल्ट आपको अचंबा होगा 110 दिन में तैयार हुआ, यानी एचटेट 2024 का गर्मियों का जो पेपर था उसका रिजल्ट जो अब आता है वो 10 नवंबर 2025 को आता है, 110 दिन के बाद। ये हमारा चौथा सवाल है, ऐसी क्या मजबूरी है कि जो रिजल्ट तैयार था, अगर छोटी मोटी कोई कमियां खामियां थी तो वो तो 30 दिन से भी कम समय में तय हो जानी चाहिए थी। और ओएमआर शीट्स होती हैं, कंप्यूटराइज शीट्स होती हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। तो मेरा सवाल यह है कि 110 दिन क्यों लगे। एक और सवाल है कि जब रिजल्ट आया तब हमारे बोर्ड का सारा गोरख धंधा जो था, जो ये खेल खेल रहे थे, वो एक्सपोज हो गया। आपको अचंबा होगा कि नए रिजल्ट में 1284 नए बच्चों को पास कर दिया गया, नए लोगों को पास कर दिया गया। 1284 कौन पास हुए? इसके लिए उनके रोल नंबर जारी होने चाहिए थे। नंबर 2, उनके बायोमेट्रिक्स होने चाहिए थे। और किस आधार पर उनको पहले वालों के अलहदा पास किया गया, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए थी। तो सरकार कहती है कि हमने मार्जिन ऑफ एरर दे दिया। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब है कि डॉट्स कहीं ऊपर लग गई, नीचे लग गई, फेड हो गई, कुछ हो गया, ये उनको हमने बेनिफिट ऑफ डाउट, मार्जिन ऑफ एरर, फलाना धिमकाना, जिस भी लैंग्वेज से वो बुलाते हैं इसको, वो हमने दे दिया। इनका रिजल्ट साइट पे नहीं डाला, 1284 बच्चों का रिजल्ट साइट पे नहीं डाला, इनकी बायोमेट्रिक्स नहीं हुई। ये कौन बच्चे हैं या कौन साथी हैं, इसका आज तक हमें और आपको नहीं पता है। मेरा सवाल सरकार से यह है कि 1284 लोगों की आइडेंटिटी आप क्यों छुपा रहे हैं? और उसके साथ मेरा एक सहयोगी सवाल है, वो सवाल ये है कि 1284 कहीं कुछ कोचिंग सेंटर के लोग तो नहीं है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1284 लोग कुछ ही गिने चुने इक्का दुक्का कोचिंग सेंटर के लोग तो नहीं है? कहीं 1284 वो लोग तो नहीं हैं जिनसे आप लोगों ने साठ गांठ कर करके मॉनेटरी बेनिफिट्स लेकर के उन्हें पास कर दिया? ये मेरा सवाल आज मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा शिक्षा बोर्ड से है। अब मैं कुछ सवाल सरकार से जो खड़े कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और सरेआम सारी बातें गोलमाल लोगों को आंखों के सामने, फैक्ट्स के सामने नजर आ रही हैं। मेरा पहला सवाल, पहले से तैयार परिणाम को आखिर संशोधित करने की नौबत क्यों आई, जबकि परिणाम पूरी तरह से कैमरों की निगरानी में हुआ और आपकी रजिस्टर्ड संस्थाओं ने, फर्मों ने पूरी प्रक्रिया के तहत किया? अगर प्रक्रिया के तहत नहीं किया था
तो सेक्रेटरी साहब ने रिजल्ट को कंक्लूड कर करके चेयरमैन ऑफिस को जारी करने को क्यों कहा? सवाल बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। इसका जवाब सरकार शायद ना दे पाई। बाहर से पेपर तैयार हुए, हरियाणा में तो हुए नहीं। अलग फर्मों ने तैयार किए, अलग फर्मों ने परिणाम लिए। 4 बार रिजल्ट को वेरीफाई किया गया। 4 बार रिजल्ट वेरीफाई होने के बाद भी परिणाम गड़बड़ा सकते हैं, तो ये अपने आप में पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे क्या गोरखधंधा चल रहा है। ये 4 जो आपकी संस्थाएं थी, अगर ये इस रिजल्ट में गड़बड़ी कर रही थी, तो क्या इससे पहले जो हरियाणा के परिणाम इन संस्थाओं ने निकाले हैं, क्या फिर वो सब भी गलत हैं या नहीं? मेरा बड़ा सवाल सरकार से। सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर बहुत बड़ी भारी राशि खर्च की जाती है और इस बार सबसे ज्यादा हुई है। ऑडिट किसका किया गया? जब सारी फर्म बाहर की थी तो संशय की बात ही क्या है। परिणाम तैयार करके जब सचिव कार्यालय ने अध्यक्ष को 31 अगस्त को सुपुर्द कर दिए थे, तो परिणाम जारी करने में देरी किस बात की हो रही थी? ये मेरा बड़ा सवाल मुख्यमंत्री जी से है। परिणाम तैयार करने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए होती है, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे थे? और सेक्रेटरी का ट्रांसफर इन बिटवीन कर रिजल्ट रिकॉल करना और दूसरे सेक्रेटरी द्वारा नई प्रक्रिया अपनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हमारा सरकार से है। दोबारा परिणाम रातों रात तैयार किया गया। सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर निचले अधिकारियों पर दबाव बनाया गया और हस्ताक्षर भी करवाए गए। मैं एक बड़ी घोषणा कर रहा हूं, हो सकता है आप कुछ लोगों को हजम ना हो, सरकार भी इस बात से उसको जो है ना नेग्लेक्ट करे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के निचले अधिकारी, 1-2 नहीं, आधा दर्जन अधिकारी इस रिजल्ट के एक्सपोज होने के बाद वीआरएस के लिए अप्लाई कर चुके हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। यानी उन पर इतना दबाव है। एक तो हमारे जिला सिरसा का अधिकारी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उससे मुझे यह बताया है कि मुझ पर इतना दबाव है कि कल को जेलें जो काटनी पड़ेंगी वो हम नीचे के लोगों को काटनी पड़ेंगी। इसलिए हम तो सब कुछ छोड़कर यहां से निकलना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। इतना गंभीर मामला है। एक और बात, सवाल बड़ा खड़ा होता है कि पूरे रिजल्ट की प्रक्रिया, रिजल्ट 110 दिन के बाद जब आया तो आधी रात को कभी रिजल्ट डलता है क्या? रात को 12 बजे वेबसाइट पर बिना घोषणा किए रिजल्ट डाल दिया। यानी कुछ बहुत बड़ा छुपाने के लिए सरकार और बोर्ड के लोगों ने ऐसा किया है। ओएमआर शीट, अब सबसे बड़ा सवाल हम मीडिया के लोगों के लिए, जो कल आपकी हेडलाइन होनी चाहिए, ओएमआर शीट को निकलवाने के लिए कानूनी हाई कोर्ट का जो आदेश है, कोई भी एप्लीकेंट जो है उसे 2 साल तक अप्लाई करके निकलवा सकता है। नए रिजल्ट की प्रक्रिया के दौरान वेबसाइट पर यह डाला गया कि इस बार रिजल्ट के बाद सिर्फ 10 दिन के लिए निकलवा पाएंगे। मेरा बड़ा सवाल है कि क्या ओएमआर शीट्स डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं? मैं पूछ रहा हूं फिर से, ओएमआर शीट्स के बारे में सरकार खुले तौर पर बताए कि क्या वो डिस्ट्रॉय की गई हैं। अगर वो डिस्ट्रॉय की गई हैं तो ये तो सरेआम हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, सरेआम करप्शन की ओर ये मामला पूरा का पूरा लीड कर रहा है। इसकी तो बहुत गहरी जांच होनी चाहिए। मुझे सुनने में ये आया है, मैं जो मेरे सोर्सेस हैं, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार प्लीज थोड़ा सा पेशेंस।
मेरे पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है कि इसकी जो डाटा की फाइल्स होती हैं वो बड़े कंप्यूटर्स में रखी जाती हैं, उनको स्टोर किया जाता है, बड़ी ड्राइव्स में रखी जाती हैं। मुझे सुनने में यह आया है कि कोई ग्लिच दिखा करके, कोई एरर दिखा करके उन सब चीजों को भी डिस्ट्रॉय करने का काम बोर्ड चेयरमैन और उनके लोगों ने कर दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो OMR शीट्स के बारे में तथ्य लोगों के सामने 10 दिन की प्रक्रिया किस नियम के तहत लेकर के आए, जबकि हाई कोर्ट का आदेश 2 साल का है, लोगों के सामने रखें। अगर ऐसा हुआ है तो जो रिकॉर्ड कक्ष है आपका, रिकॉर्ड रूम जिसको कहते हैं, फिर इसकी सेफ्टी पर भविष्य में विश्वास कैसे किया जा सकता है? शिकायत विजिलेंस को भेजे जाने के बाद भी विजिलेंस ने इसकी जांच क्यों नहीं की? इतना बड़ा मामला, विजिलेंस तो छोटी छोटी बातों की जांच करती है, इतने बड़े मामले के बाद भी विजिलेंस ने इसकी जांच क्यों नहीं की? अब अचंबा, एचटेट के नए आवेदन जारी कर दिए गए, डेट फिक्स कर दी गई। मैं आज ये बात बड़े विश्वास से कह रहा हूं, 31 जनवरी को उस व्यक्ति की रिटायरमेंट है, चेयरमैन की, पवन शर्मा जी की। ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। मैं पवन शर्मा के बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊं। पवन शर्मा OPJS यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर एक अधिकारी था। OPJS यूनिवर्सिटी में इस पर बड़े क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, करप्शन चार्जेस लगे थे, और उनकी कॉपी मैं आज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय तक, मुख्यमंत्री राजस्थान तक पवन शर्मा की शिकायतें हुई। मेरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा के शिक्षा व्यवस्था को जो संचालित करने वाले लोग हैं उनसे यह सवाल है, शिक्षा मंत्री से यह सवाल है, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर करप्शन और क्रिमिनल चार्जेस OPJS यूनिवर्सिटी ने लगा करके उसे निलंबित करके निकाल दिया हो, राजस्थान से उस पर ये चार्जेस लग करके PMO तक गए हों, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसे चेयरमैन हरियाणा स्कूल बोर्ड लगाया जाए? मेरा बहुत बड़ा सवाल सरकार से है। और ये कॉपी हम आप में बांटने का भी इसके बाद काम करेंगे, इसकी विस्तृत जो है, इसमें जो जो एलिगेशन उन पर लगे हैं और जो लेटर प्रधानमंत्री कार्यालय तक को भी लिखा गया है वो सारी इसके अंदर। इसके साथ साथ इस पूरे घोटाले के लिए पिछले साल यानी दिसंबर के महीने में जो अभी बीता है, 3 तारीख को भी जो है जो विद्यार्थी थे, जो एप्लीकेंट्स थे, सॉरी, उनकी तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसकी जांच के लिए पत्र लिखे गए हैं और इसकी कॉपी मार्ग प्रधानमंत्री कार्यालय और सभी एफिलेटेड उनको की गई। ये सारी कॉपीज मैं कहूंगा कि हम इनकी फोटोकॉपी करवा करके बांटने का काम करें। तो सम्मानित साथियों, एक तो यह पता लगाया जाए कि 1284 लोग कौन हैं। 1284 कहीं चिन्हित अकेडमीज के तो लोग नहीं। मैं लीड कर रहा हूं इस मामले को, तो मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि अगर ये बात पता चल जाएगी तो मुझे शायद कहने की और आपको शायद इसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं किस और इशारा कर रहा हूं कि सिस्टम से जुड़े हुए कुछ लोगों की नज़दीकी पारिवारिक जो कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और मॉनेटरी बेनिफिट्स लेने के लिए ये सारा का सारा खेल हुआ। अगर इसकी सरकार सही तरीके से जांच एजेंसी से करवाएगी, विजिलेंस एजेंसी से जांच पे तो हमें विश्वास नहीं है। जिसने अभी कुछ नहीं किया वो बाद में क्या करेगा?
इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर इस मामले की तय तक तथ्यों के साथ सीबीआई से जांच होगी और भविष्य में सीबीआई हमारे से तथ्य मांगेगी तो हम भी उसमें शामिल जांच होकर के फैक्ट्स के साथ सारी बातें सामने रखने का काम करेंगे। मैं मांग करता हूं जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री तुरंत बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार का जो मुखिया बताते हैं अपने आप को, आपकी नाक के नीचे आपके एक महकमे के अंदर खर्ची भी चली, पर्ची भी चली, लूट भी चली, भ्रष्टाचार भी हुआ, गोरख धंधा भी हुआ, सरेआम हुआ, सबको पता है हुआ। और आप देख रहे हैं आपसे कमजोर शासक, आपकी सरकार से कमजोर सरकार, ऐसी नकारा सरकार जिसका एजेंडा शिक्षा के उत्थान का तो दूर दूर तक नहीं है। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है, प्रदेश की शिक्षा को बचाने की सोच है, तो आज संज्ञान लेकर के इस मामले की खुली जांच पब्लिक डोमेन में करवाएं और हरियाणा शिक्षा बोर्ड को बचाएं। मैं गुहार करता हूं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड को बचाने का यह आखिरी मौका है। मैं मीडिया से भी गुहार करता हूं, अगर इस मौके को छोड़ दिया तो इस तरह की कार्रवाई अगर भविष्य में होती रही तो हम अपने शिक्षा के स्तर को बचाने की तो बात छोड़िए, जब टीचर्स ही ऐसे होंगे तो भविष्य के अंदर हम शिक्षा के स्तर को सुधारने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं इसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा तो उसका खुल करके जवाब दूंगा और फिर से आप सबका इस अति महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए तहे दिल से आभारी हूं। एक खबर छपी थी सिर्फ एक अखबार में, स्टेट पेज पर भी नहीं, रीजनल पेज पर इसे एक्सपोज करते हुए छापी थी। मुझे अचंभा होता है कई बार कि इतना बड़ा मामला प्रदेश की जो आम जनमानस के, हमारे कल के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और समझने में इसको कोई ज़्यादा सोच समझ नहीं चाहिए। ये एक ऐसा केस है जिसको अगर आप 10 मिनट देकर के भी समझेंगे, मुख्यमंत्री अगर समझना चाहेंगे, तो ये बहुत बड़ा करप्शन का केस हरियाणा प्रदेश में, शिक्षा बोर्ड हरियाणा में भिवानी के अंदर हुआ, गठित हुआ और बहुत बड़ी लूट हुई, बहुत बड़ा स्कैम हुआ। ऐसे व्यक्ति को तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ उन लोगों को भी जांच में शामिल कर लेना चाहिए जो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एक क्लेरिकल पोस्ट से लेकर के ऊपर से ऊपर तक का बॉस हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसकी जांच, इस पर तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर करके पूरे मामले को सीबीआई को सुपुर्द कर देना चाहिए। इसी के लिए मैं आज आपके बीच में आया था और आपने मेरी बात को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के खिलाफ आज जो ये बड़ा मामला सामने आया है, कल जब आपकी खबरें चलेंगी सोशल मीडिया पर, अखबारों में, जब आपकी कलम से लिखा जाएगा तो प्रदेश के जन जन तक आप इस मामले को पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।